फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं चाणक्य विशेष। दोस्तों, आज मैं लूसेंट का चैप्टर 2 लेकर आया हूँ और इसमें कुल चैप्टर 2 यानी कि ऐतिहासिक स्रोत। इसमें कुल 80 प्रश्न हैं। इसको मैं 2 भागों में करके आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। और इसके लिए आप इसको ध्यान से सुनिए, संभव हो तो नोट कर लीजिएगा अपने बुक पे ही, तो आपके पास लूसेंट का होगा। फिर ध्यान से सुनिएगा और उसको बातों को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में कुछ कुछ बताता जाऊंगा, वो आप नोट जरूर करते जाइएगा। और सबसे एक बात और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि कई बार ऐसे हमें लड़के मिलते हैं जो मतलब ग्रुप डिबेट मतलब ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ग्रुप डिस्कशन करने का फ़ायदा ये होता है कि मतलब उसमें होता क्या है कि एक साथ 4-5 लड़कों का ग्रुप होता है जिसमें वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। जिनके पास दोस्त उपलब्ध नहीं है या ऐसे प्रतियोगी छात्र उपलब्ध नहीं है जो उनके साथ ग्रुप डिस्कशन में शामिल हो सके, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभकारी होगा, क्योंकि मैं यहाँ प्रश्न पूछूंगा, आप समय रहते उसका जवाब दीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, और अपने याद करने की क्षमता को और अपने ज्ञान को परखते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब मैं आपका एक दोस्त की तरह काम करूंगा जो सामने तो नहीं दिखेगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके साथ रहूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा। सवाल को आप जवाब देने के लिए वीडियो को वहाँ पे पॉज कर दीजिएगा। पॉज करके आप आगे उसका उत्तर दीजिएगा। उसके बाद जब वीडियो वापस ऑन कीजिएगा तो उसमें क्या सही उत्तर है, क्या गलत उत्तर है, उसके बारे में क्या और जानकारियां हैं, वो आपको मैं ऐसे देते जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ग्रुप डिस्कशन का भी लाभ मिल जाएगा। और यदि आप कहीं यात्रा में हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम करेगा, बहुत लाभ देगा। कान में अपना हेडफोन लगाइए और सुनते चलते चले जाइए, क्या बताया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका उत्तर क्या है, कि उसके बारे में कुछ जानकारियां भी और साथ में दी जाएंगी। कुछ ऐसे तरीके भी मैं कुछ ऐसा बताता वो भी चलूंगा ताकि वो आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 है, इसमें 80 प्रश्न है टोटल। उसमें मैं कोशिश करूंगा उसको 2 वीडियो में करूँ ताकि ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से कोई जल्दी देखना है पसंद नहीं करता है। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे और इसके थंबनेल में बाकायदा डिटेल लिखा रहेगा, क्योंकि चैप्टर 1 पहला वीडियो, चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो, इस तरीके से कुछ लिखा रहेगा जिससे आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगा थंबनेल देख के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बीते हुए सवाल, पहला सवाल है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत को क्या कहा जाता है। जो समय बीता हुआ है या युग जो बीते हुए हैं, युगों की घटनाओं की जानकारी देने वाले के संबंध में जो स्रोत है उसको क्या कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, भौगोलिक स्रोत कहा जाता है, सामाजिक स्रोत कहा जाता है या राजनीतिक स्रोत कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जितनी भी इतिहास की जितनी भी किताबें हैं सब ऐतिहासिक स्रोत ही हैं। चाहे वो आपका चाहे आप उसको ले लीजिए महाभारत, चाहे कोई भी किताब ऐसा है जो आपको जानकारी दे रहा है, वो आपको ऐतिहासिक स्रोत की श्रेणी में आ जाएगा। सवाल दूसरा है, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न चिन्ह देख लीजिए, सही है और सही नहीं है, ये चीजें हमेशा पूछी जाती हैं, इसलिए सही है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत को अधिक प्रामाणिक माना जाता है या प्रामाणिक होते हैं। दूसरा है, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। सी, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। या डी, साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। मैं बता देता हूं, इसका सही उत्तर है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। मतलब ये कि जो साहित्यिक स्रोत है उसकी उस पर कहानियां लिख दी गई, कविताएं लिख दी गई हैं, या वीर रस, श्रृंगार रस में कुछ कुछ डेटा लिख दिया गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सही होगा। हो सकता है कि वो काल्पनिक कवि का काल्पनिक फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिलता है
जैसे अशोक का शिलालेख है, वो अशोक के शिलालेख में आपको जो जो चीजें लिखी हुई मिली वो ज्यादा प्रमाणिक मानी जाएंगी, बशर्ते आप उसकी वजह कहीं और कुछ और साहित्यिक किताब कुछ मिल जाता है। तो अशोक या मौर्य साम्राज्य पे कई किताबें लिखी हैं, कोई बौद्धों ने लिखी है, बौद्धों ने लिखी है, जैनों ने लिखी है, कई ब्राह्मण पुराणों में भी लिखी हुई है। तो ये सब चीजें आपको बहुत मिलेंगी, मगर जो शिलालेख है, शिलालेख में जो लिखा हुआ है वो ज्यादा प्रामाणिक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। दीजिए अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसे प्रश्न दोहराता हूँ, किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही उत्तर है बताइए जल्दी, ऋग्वेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? श्रुति ग्रंथ मतलब जिनको पहले क्या होता था कि अपने यहाँ लिखने वो मतलब कोई ऐसा डिवाइस तो था नहीं कि जिसको हम लोग रट के लिख के कहीं किताबों में प्रिंट आउट करके रख लेंगे। उस समय तो भाई जो ज्ञान था वो एक दूसरे को गुरुकुल में सिखाकर बच्चों को आगे बढ़ाया जाता था, वो श्रुति ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, जैसे हमने अभी एक गुरु ने सिखाया अपने शिष्य को, शिष्य गुरु बना बाद में, तो वो अपने शिष्यों को सिखाया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आया। उसका अंग को नहीं है, श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है। इसका अंग संहिता है, ब्राह्मण भी है, उपनिषद भी है, लेकिन पुराण नहीं है। इसका सही उत्तर पुराण होगा। ठीक है, पुराण बीच के दशक में लिखा गया है, पुराना नहीं है ये आपका शुंग काल, शुंग के बाद ये जो ईस्वी पूर्व के बाद ईस्वी जो शुरू हुई, उसमें बहुत सारे पुराणों की रचना हुई है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर पुराण होगा। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में किसी ग्रंथ में नहीं है और जो विश्व में अलभ्य है? मेरा ठीक है दोस्तों, ये इसको मिटा के चले, हम इसको बहुत पीड़ित है हमसे। इसका उत्तर है, फिर से एक बार सवाल दोहराता हूँ, सवाल नंबर 5 है, कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है। अलभ्य मतलब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर है महाभारत। ठीक है, महाभारत है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 त्रिपिटक ग्रंथ, जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? ये आई होप सबको ये मालूम होगा, ये जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको तो आराम से मालूम होगा, उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। चलिए उसका उत्तर हम बता देते हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित है आपका बौद्धों से। किससे संबंधित है? बौद्धों से। जातक, ये भी जो तैयारी कर रहे होंगे उनको बहुत अच्छे भली भांति मालूम होगा कि ये जातक किससे संबंधित है। जातक संबंधित है जैन, जातक कथाएं जितनी हैं सब जैन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट इसको थोड़ा सा। आठवां प्रश्न है, सुनते जाइए और जवाब देते जाइए पहुंच करके। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद यानी मिनांडर और इस बौद्ध भिक्षु के मध्य हुआ था संवाद था ये जल्दी से बताइए उत्तर। ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट या डी कुमारिल भट्ट। इसका सही उत्तर क्या है जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है नागसेन। सही उत्तर है नागसेन और ये पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो का जो रचना हुआ है ये पाली भाषा में रचना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली जो थे ये एक
ये भी एक कहते हैं रणनीतिकार थे और कवि थे मैकियावेली, और इनका बहुत प्रसिद्ध रचना है प्रिंस, द प्रिंस। ठीक है, इसकी तुलना हमारे यहाँ किससे की जा सकती है? तो उसका ऑप्शन ए है कालिदास मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्सायन का कामसूत्र, और डी तिरुवरुर का तिरुकुरल। इसका सही उत्तर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ये प्रिंस क्या है, इसमें भी जैसे रणनीतियां बताई गई हैं, राजनीति से ज्यादा ये प्रेरित है। ये राजनीति शास्त्र का राजनीति शास्त्र और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा किताब है ये द प्रिंस। कैसे क्या क्या कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ये चीज आपका द प्रिंस में मिला। ऐसे ही एक और बुक है, चाइनीज बुक है, सुन त्जू का द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर। ये आपको किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसे मेरे पास इसका पीडीएफ है, जो मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जुड़ जाइएगा और मैं वहाँ आर्ट ऑफ वॉर का पीडीएफ दे दूंगा। बहुत अच्छा किताब है, इसको पढ़िए और समझिए। मतलब ये एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो कई चीजों के बारे में बताया गया ना, ये युद्ध के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या क्या कैसा रूप धारण करे आदमी, कैसा नीति धारण करे, ये आर्ट ऑफ वॉर में बहुत अच्छे से बताया गया। प्रश्न नंबर 10 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए धार्मिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, और पहले सॉरी इसका ऑप्शन फिर से सुन लीजिएगा। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर है राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक नीतियों पे बहुत अच्छी किताब है ये अर्थशास्त्र। अगर किसी के पास नहीं है तो उसको कहीं से किताब लेके पढ़िए और उसकी बहुत कुछ जानकारी आपको इसके माध्यम से प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 11, कल्हड़ की पुस्तक कौन सी है? तो मेरे ख्याल से सभी लोग बता देंगे। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, इंडिका है, सी है पुराण, डी है राजतरंगिणी। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही उत्तर है राजतरंगिणी। ठीक है, ये लग रहा है बीपीएससी के 2011 में ये सवाल पूछा गया है। 12वां अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा हुआ है? वेद व्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव, डी वाल्मीकि। इसका सही उत्तर है पाणिनि, तो पता ही होगा आप लोगों को। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा हुआ? पाणिनि के। सी महाभाष्य रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या भारवी। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसके सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। प्रश्न संख्या 14, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक बहुत अच्छा नाटक है ये इनके ऊपर लिखा गया है। इसका नायक कौन है? ए पुष्यमित्र शुंग, दूसरा गौतम पुत्र सतकर्णी, सी अग्निमित्र और डी चंद्रगुप्त सेकंड। ऐसे तो अगर अब आप होशियार होंगे तो इसका नाम मालविका अग्निमित्रम से ही आप पढ़ लेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मालविका अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं अग्निमित्र, और जो नायिका है ये आपकी नायिका की कहानी जो है ये आपकी संबंधित है मालव देश से। मालव देश की राजकुमारी है मालविका, ठीक है, उन्हीं पे आधारित ये कहानी है। ये श्रृंगार रस प्रधान कहानी है, कुछ वीर रस भी मिलेंगे इसमें, मगर मोस्टली ये श्रृंगार रस की कहानी है। अगला सवाल है 15वां, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी वेद व्यास। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या वेद व्यास। इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए, पहुंच कीजिए, ये हम बता दे रहे हैं, समय नहीं है। बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, ये बाणभट्ट द्वारा लिखा हुआ है हर्षचरित। 16वां है विक्रमांक चरित, रचनाकार कौन है? कल्हड़, बिल्हड़, वाल्मीकि या वेद व्यास। विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है? कल्हड़, बिल्हड़, वाल्मीकि या वेद व्यास। इसका सही उत्तर है बिल्हड़। बिल्हड़ का भी बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
अच्छा पहले मैं बता दूं, विक्रमांक चरित्र जो है विक्रमादित्य 6 जो है, ठीक है, चालुक्य वंशी राजा थे ये, उन पे आधारित उनके ऊपर लिखा गया है। और बिल्हण का स्टोरी है। बिल्हण बेसिकली ये कश्मीर से रिलेटेड हैं, और ये एक राज में गए थे, राज का नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एक राज में गए, वहां पे क्या हुआ कि मतलब वहां पे ये उस राज की राजकुमारी से प्रेम कर बैठे, ठीक है। जैसे राजा को पता चला, राजा ने इनको डाल दिया जेल में। अब ये बिल्हण जो थे वो जेल में ही एक क्या कहते हैं कविता संग्रह की रचना कर दिया है उन्होंने, चौर पंचासिक नाम से, जिसमें 50 प्रेम कवि हैं, प्रेम के पे आधारित कविताएं हैं, जो जेल में ही रचना कर दी है बिल्हण ने। इनका बिल्हण का दो हो गया, एक तो विक्रमांक चरित्र हो गया और एक चौर पचासिक है, चौर पचासिक, आशिक लगा हुआ है तो समझ जाइएगा बिल्हण, ठीक है। 17वां चंद्रबरदाई, ये तो बता देगा सब लोग। चंद्रबरदाई की रचित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, विशलदेव रासो, सबको मालूम है पृथ्वीराज रासो। ये अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? ए निरियाकस, बी एनाक्सिक्रिटस, सी एरिस्टोबुलस, डी हेरोडोटस। इसमें सही उत्तर हेरोडोटस है दोस्तों। हेरोडोटस क्या है कि ये सिकंदर के आने से 200-300 साल पहले से इनका अस्तित्व है, ठीक है। तो ये इस हिस्टोरिका और सबके रचयिता भी हैं हेरोडोटस, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? निम्नलिखित में क्या पूछा जा रहा है? इस चारों ऑप्शन में निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने भारत में सबसे पहले दौरा किया? ए मेगास्थनीज ने, बी फाहियान ने, सी हेनसवांग ने, डी इत्सिंग ने। बहुत आसान सा सवाल है, ये कोई भी बता देगा। सही उत्तर है इसका मेगास्थनीज असल में दहेज में आए थे, राजकुमारी हेलेना जो थी, उनके साथ ये दहेज में आए थे, याद रखिएगा दहेज में आए थे। प्रश्न 20, मेगास्थनीज की द्वारा रची हुई पुस्तक का नाम क्या है या उनकी रचना क्या है? सबको मालूम है इंडिका। सवाल नंबर 21 है, जियोग्राफिया की रचना किसने की? हेरोडोटस ने की, मेगास्थनीज ने की, स्ट्रेबो ने की या प्लिनी ने की? किसने की? जल्दी से बताइए, फिर से ऑप्शन दोहरा दे रहा हूं। जियोग्राफिया की रचना किसने की? हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रेबो ने या प्लिनी ने? इसका सही उत्तर है स्ट्रेबो ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल, प्लिनी का पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हिस्ट्रीज, बी नेचुरलिस हिस्टोरिया, सी जियोग्राफिया या डी जियोग्राफी। फिर से ऑप्शन बता दे रहा हूँ, प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्रीज, बी नेचुरलिस, सी जियोग्राफिया, सी जियोग्राफी। सही उत्तर है नेचुरलिस हिस्टोरिया, इसका सही उत्तर नेचुरलिस हिस्टोरिया है। अगला सवाल है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका सही उत्तर क्या है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसकी है? हेरोडोटस की है। ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी स्ट्रेबो या अज्ञात यूनानी लेखक। पता है? उम्मीद है कि नहीं पता होगा, यह हो सकता है पता भी हो। ऑप्शन फिर से, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसकी है? ये ऑप्शन है हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी स्ट्रेबो, डी अज्ञात यूनानी लेखक। इसका सही उत्तर है अज्ञात लेखक हैं, मगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं
ये इसकी रचना किया है विल्फ्रेड एच शार्प। ये एक मिस्र के नाविक थे, मिस्र के नाविक थे, या ये इसी अभियानों में जाते थे, नाविक थे ऐसा बताया जाता है। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रिशियन सी, इसके इसमें इस किताब में आपका भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर और हिंद महासागर, इसके आसपास में जितने भी देश हैं इनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अगला सवाल है 24वां। अब इसमें प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? नाम से ही पता चल जा रहा है ये चीन का निवासी था। सॉरी, बता दिया मैंने पहले ही, भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा, तो इसका चीन का निवासी था। सवाल नंबर 25, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन में दे देता हूँ। ए चंद्रगुप्त 1, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, एच चंद्रगुप्त 2। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त सेकंड। ये आया था, बताइए जल्दी से इसका उत्तर। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? ऑप्शन ए फाहियान, बी सिंह, सी मेगस्थनी, या हेनसांग। जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे यही दो सवालों में सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं और खुशकिस्मती से ये एक साथ यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, फाहियान और हेनसांग, ये दो जो है ना बच्चे इसमें बहुत अटकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे सामने एकदम क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त सेकंड में आया था, और हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग आया था। ठीक है, 27वां प्रश्न, ये दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फाहियान चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन के समय में हेनसांग। हेनसांग का हे हा और हर्षवर्धन का हा दोनों एक साथ जुड़ा हुआ, इसलिए हेनसांग और हर्षवर्धन एक साथ जोड़ के याद रखिएगा। ठीक है, 27वां, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने इस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने इस राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन। फिर से सवाल दोहराता हूँ, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेन। इसका सही उत्तर है पाल। सही उत्तर है पाल। असल उसी समय के दौरान ये जो सुलेमान है, ठीक है, ये सुलेमान ने कहा था, सुलेमान ने जब अपना एक किताब लिखा जो, उसमें उन्होंने बताया कि जब वो जीवित थे उस समय विश्व में 4 सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, इन 4 शक्तिशाली राजाओं में एक राजा राष्ट्रकूट के भी थे। एक तो आपके अरब के खलीफा हो गए, दूसरा बी तुर्की के हो गए, एक चीन के हो गए, और चौथा जो थे अमोघवर्ष प्रथम। इनके बारे में ये जो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में थे, ये राष्ट्रकूट से संबंधित थे। ठीक है, राष्ट्रकूट के शासक थे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हो सकता है सवाल घुमा के पूछे कभी। प्रश्न संख्या 28, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक।
ऑप्शन फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। अलबरूनी, बरनी, इब्न बतूता, ये सब जो है ना काफी कंफ्यूज करने वाले लोग हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ यहाँ आया था, ठीक है। और ये मतलब अलबरूनी जो था, अलबरूनी जो था ये आपका सीरियाई नागरिक था। कहाँ का था? सीरिया जो है आजकल तो खंडहर बना पड़ा है, सीरियाई नागरिक था ये, ठीक है। और ये मतलब आपका संस्कृत फारसी का बड़ा विद्वान था, फारसी का विद्वान था। दूसरा, इसके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। अलबरूनी, ठीक है, याद रखिएगा। अलबरूनी किसके शासनकाल में था? महमूद गजनवी के। ये अलबरूनी सीरियाई नागरिक था, संस्कृत और फारसी का अच्छा विद्वान था। उसने किताबुल हिंद की रचना की। सवाल नंबर 29, यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या मध्य एशिया से? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोरक्को से आया था। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 जो है इसमें पूछा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन उत्तर दीजिए जल्दी से। मैं इसको मिटा देता हूँ। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये कहते हैं मोरक्को का निवासी था और इसको लाके ये मतलब समझ लीजिए एक तरीके से वहां से जबरदस्ती उठा के ले आया था मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न। और एक चीज और बता दें, इसकी कहाँ गया ये इब्ने बतूता जो है, इसकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रिहला, याद रखिएगा रिहला। संख्या 31, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? इसका उत्तर है प्रश्न ऑप्शन है देवराय प्रथम, बी देवराय 2, सी कृष्ण देवराय, डी सदाशिव राय। देखिए लोग यहाँ पे 3 चीजों में कंफ्यूज होते हैं, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड या कृष्ण देवराय। सदाशिव राय तो आप तो चले गए, ये मराठा में थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है देवराय सेकंड। ठीक है, ये जो अब्दुल रज्जाक था यात्री, ये देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। ठीक है, सवाल नंबर 32, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1784, 1800, 1857 या 1861 ईस्वी में। ASI जो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1784, 1800, 1857 या 1861 की स्थापना हुई थी 1861 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। और इसके जो अच्छा अगला सवाल तो है ही उससे संबंधित, भारतीय पुरातत्व के जनक फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल के
आर्कियोलॉजी के किसको कहा जाता है? एक अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जॉन मार्शल, डी मार्टियर व्हीलर। सही उत्तर क्या है? पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जॉन मार्शल या डी मार्टिमर व्हीलर। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था, इसके बारे में जानकारी आपको देना है। मेरे ख्याल से सबको याद ही होगा। ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, बी आर डी दास बनर्जी, रखालदास बनर्जी, सी ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, और डी दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। सी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता की खोज 1935 में हुई थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन दिया गया 1901, 1921, 1935 या 1942। तो इसका सही उत्तर है 1935। अगला प्रश्न संख्या 37। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोज जो हुआ उसके प्रभारी किसे बनाया गया था? किसी को पता है? ऑप्शन बता दे रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड। इसका सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। अगला है सवाल 38वां। न्यूमिस्मेटिक क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। 2004 में आया था ये प्रश्न आरआरबी में। 38वां न्यूमिस्मेटिक्स किससे संबंधित है? पहला है पांडुलिपियों से, प्राचीन पांडुलिपियों से। दूसरा है बी सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। इसका सही उत्तर है बी। सही उत्तर है बी सिक्का और धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सवाल नंबर 39। एशिया माइनर स्थिति बोगसकोई का महत्व किस लिए है? इसका महत्व किस लिए? ए वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी मध्य एशिया तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध का केंद्र था। सी वेद और मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। डी इनमें से कोई नहीं। ये सवाल बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है, जेआरएफ में भी पूछा गया है। सवाल एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं मैं। सवाल है, एक मिनट इसको लिख दिया, उसको मिटा दूं। सवाल है एशिया माइनर स्थित बोगस कोई का महत्व किस लिए? वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें ये ऑप्शन ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं का नाम मिला है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख। बी
मध्य एशिया और तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी, वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यहाँ पे एक जो अभिलेख, इसको एशिया माइनर अभिलेख भी कहते हैं। इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए यहाँ पे ये मेरा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 40, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी जेम्स प्रिंसअप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, अशोक का शिलालेख को पढ़ने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? देखिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया और भी कई जगह पूछा गया होगा, यहाँ विवरण नहीं है। इसका ऑप्शन दोहरा रहा हूँ, ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ या डी जेम्स प्रिंसअप। इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसअप। दोस्तों 41वां, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में है? अशोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? पहला ए प्राकृत और ब्राह्मी, बी संस्कृत और ब्राह्मी, सी पाली और ब्राह्मी और डी हिंदी और ब्राह्मी। तो इसमें अगर छांटना चाहें तो पहली बात तो हिंदी ब्राह्मी हो नहीं सकता, संस्कृत ब्राह्मी हो नहीं सकता। अब लोग कंफ्यूज होंगे प्राकृत और ब्राह्मी और पाली और ब्राह्मी में, ठीक है। इसमें आप लोग दिमाग लगाइए क्या हो सकता है उसका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा प्राकृत और ब्राह्मी। प्राकृत और ब्राह्मी की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है। सवाल नंबर 42, कहाँ से अशोक की द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सवाल ये है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? पहला ऑप्शन है सरेकुना कंधार से, बी मनसेहरा से, सी कालसी से, डी कलिंग से। सवाल है 42वां सवाल ये है, अशोक कहाँ से अशोक की द्विभाषाई मतलब डुअल लैंग्वेज जो थी ग्रीक और अरमाइक भाषा में अभिलेख प्राप्त हुआ, वो किस जगह से प्राप्त हुआ? तो शहर कुना कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ, बी मनसेहरा से प्राप्त हुआ, सी कालसी से प्राप्त हुआ, डी कलिंग से प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर है शहर एकुना या शहर एकुना कहते हैं इसको, अफगानिस्तान, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में और भी कुछ बता दें, ठीक है। ये अरमाइक भाषा जो है ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड चलती है, राइट से लेफ्ट चलती है, ठीक है। और इसके बारे में एक और खास बात है कि जो ईसाइयों के प्रोफेट हैं ईसा मसीह और जितने भी यहूदी हैं मोस्टली यही भाषा यूज किया करते थे, अरमाइक भाषा को, ठीक है। अरमाइक भाषा दाईं से बाईं ओर चलती है और जीसस और यहूदी जितने भी लोग थे ये मतलब इन लोग की ये प्राचीन भाषा है अरमाइक, ठीक है। सवाल संख्या 43। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, 43 तक, ये 42 तक रहते हैं। कल अगले वीडियो में आपका हम पूरा का पूरा ये 80 पूरा करा देंगे। और याद रखिएगा ये किस रूप में आप यूज कर सकते हैं इसको आप ग्रुप डिस्कशन के रूप में, अगर आपका कोई साथी नहीं है तो मैं आपका साथी बनकर सवाल आपसे पूछता जाऊंगा, आप उसके वीडियो पॉज करके उसका उत्तर दीजिए, अपने ज्ञान को अपने पढ़ाई को जांचते परखते चलिए, ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और याद करके प्लीज इसको, आपका ही चैनल है ये, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, जो लूसेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए।